हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और क्या चल रहा है आपका? रिवीजन वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक 5 क्लास हो गई है तो आई थिंक आपको रिवीजन कर लेना चाहिए था। ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट 22 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि किसमें क्या था, फिर आगे चलते हैं। हो गई हैं तो आप लोग एक बार बता दीजिए कि हो गई हैं चीजें क्लियर। ठीक है, तो चलते। मूल अधिकार जो क्या है? जो हम पैदा होते हैं तभी हमें मिल जाते हैं। और ये किसकी बात करते हैं? डोंट की बात करते हैं। जैसा कल मैंने समझाया था कि क्या करो, चोरी मत करो। वहां पे मत जो डोंट शब्द था ना, वो निगेटिव था, क्योंकि दर्शन की भाषा में जो क्या होता है, गुड होता है, वो नकारात्मक भी होता है। नकारात्मक गुड और सकारात्मक गुड, यानी कि पॉजिटिव गुड एंड निगेटिव गुड। तो वो सब चीजें कल मैंने क्लियर करी थी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर क्या करना है, आपको कल की क्लास देख लेनी है। तो आज हम कहाँ से शुरू करते हैं? चलिए 20 से स्टार्ट कर देते हैं। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो किसके तहत दिया जाता है? वो है आर्टिकल आपका कौन सा? 20। कौन सा आर्टिकल है? 20। दोहरी क्षति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इसमें क्या क्या है? दोहरी क्षति नहीं होगी। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। क्या हुआ कि आपने 20 साल जेल में रह लिया या सजा काट ली, उसके बाद अगर दोबारा से आपको क्या नहीं दी जाएगी? सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो उसी में आपकी काउंट हो जाएगी। तो ये दोहरी सजा के प्रावधान की मनाही करता है। स्व अभिशंसन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्व अभिशंसन नहीं होगा, यानी कि किसी भी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य या गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको पकड़ लिया गया, अगर उसने जुर्म किया भी है या नहीं किया है तो उसको ये नहीं होगा कि क्या करती, कभी कभी पुलिस रिमांड पे लेके और उनकी पिटाई करती है, और कभी कभी क्या हो जाता है, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि जो गुनाह नहीं भी किया हुआ रहता है ना, उसके लिए भी वो हाँ कर देते। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये कौन कहता है? इसका संरक्षण कौन देता है? आर्टिकल 20। और क्या है अगला? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अपराध करते समय लागू कानून के तहत ही क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। मान लो आज किसी व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध किया है। उस समय कोई ऐसा रूल लागू नहीं है, यानी कि कानून लागू नहीं है, और क्या हुआ, 2 महीने बाद या 1 साल बाद उस समय केस चल रहा था, और उसी गुनाह के लिए, यानी कि जो क्या किया है, गैर कानूनी काम किया है, उसके लिए आपको 1 साल बाद सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक, ये कौन देता है इसका संरक्षण? आर्टिकल 20। अब आया आर्टिकल 21। इनको नोट्स को बहुत मैंने कंसाइज वे में बनाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अगर आपको अगर पूरा किताब का ही लिख देंगे या बहुत बड़े बड़े नोट्स दे देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी चीजें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, आपके कंसाइज वे में नोट्स भी बन जाएंगे, और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप देख लो, PYQ उठा के देखोगे, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना या किसी व्यक्ति को उसके किससे? उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और क्या है? राज्य और व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध क्या देता है? ये संरक्षण देता है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य और स्टेट और इंडिविजुअल के विरुद्ध संरक्षण कौन देता है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, इसमें अपवाद क्या है? राज्य सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। मतलब अगर कुछ आप क्या कर रहे हैं, ये क्या दे रहा है? क्लीन एनवायरमेंट, स्वच्छ वाटर, ठीक है, मतलब क्लीन एनवायरमेंट, मतलब शुद्ध पेयजल, स्वच्छ पेयजल, ठीक है। और क्या देता है? ये सोने का अधिकार देता है। और किसका अधिकार देता है? ये विदेश जाने का अधिकार देता है। और कौन सा अधिकार देता है? और भी इसके लिए इसमें बहुत सारे अधिकार दिए। आपको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 ही देता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट कोई नहीं छीन सकता है, आप विदेश भी जा सकते हैं। आर्टिकल गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है, ठीक। और भी बहुत सारे अधिकार देता है, कोई एक अधिकार नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि इसको बहुत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बड़े लेवल पे एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या क्या अधिकार हैं। तो कम से कम 30 से 35 अधिकार ये कौन देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, राज्य सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। आप क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सार्वजनिक हित में है। पॉल्यूशन सबको नुकसान देगा, आपका कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं हो सकता है। ये अधिकार देता है कि अगर कहीं साउंड वगैरह चल रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। तो आई थिंक 21 समझ में आ गया होगा। इसको क्या निष्क्रिय क्या इच्छा मृत का भी इसमें वो किया गया है, जो एथेनेसिया देके क्या की जाती, डेथ होती है लोगों की, तो उसका भी प्रावधान इसी में किया गया है। अब क्या आया, आर्टिकल कौन सा आया? 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब क्या है, दंडात्मक हिरासत। क्या है, कौन सी हिरासत? दंडात्मक हिरासत। अपराध करने के पश्चात हिरासत में लिया जाता है। किसका? आपने कोई अपराध कर दिया, उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको हिरासत में लिया जाएगा। गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पाने का अधिकार। किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 22 के तहत बोल सकता है कि जनाब ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें बता दीजिए कि हमें गिरफ्तार क्यों किया है, क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया है, तो उसके लिए हमको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब क्या कहता, अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। ये क्या कर सकता है, अपनी पसंद से क्या कर सकते हैं आप, वकील कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं। ऊपर चला गया, और क्या कर सकते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं। आपको ये पूरा अधिकार है कि किससे आप परामर्श लेंगे, किससे नहीं लेंगे, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये भी कौन अधिकार देता है, आर्टिकल 22। 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा, जिस व्यक्ति को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको 24 घंटे के अंदर आने जाने का, यानी कि जो रास्ते में समय लगा है उसको छोड़कर क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक, किसकी, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। किसमें नहीं रखा जा सकता है, हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अब क्या है, निवारक हिरासत क्या है, अपराध करने से रोकने हेतु पहले ही हिरासत में लिया जाना। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति पर क्या हो गया, शक हो गया, और शक के आधार पर क्या कर लिया, उसको हिरासत में ले लिया, कि हो सकता है कि शक हो जाए कि ये किसी आतंकवादी संगठन का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो उसके आधार पर उसको क्या ले लिया, हिरासत में ले लिया। लेकिन वो
जांच हुई, पता चला कि वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो हिरासत की अवधि सामान्यतः 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसके लिए क्या, सलाहकार बोर्ड की, एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, उसकी मंजूरी लेना भी क्या होगा, अनिवार्य होगा। निरोध के आधार बताए जाने पर जब तक कि यह जनहित के विरुद्ध न हो, यानी कि निरोध के अधिकार बताए जाने चाहिए कि क्या, क्यों ऐसा किया गया है, और जब तक किसके लिए, किसके विरुद्ध न हो, जनहित के विरुद्ध में न हो। किसके विरुद्ध में, जनता या पब्लिक के विरुद्ध, सार्वजनिक मामलों के विरुद्ध न हो। जहां किसी का क्या हो रहा है, जहां सार्वजनिक स्थल पे कुछ नुकसान नहीं हो रहा हो, तब तक नहीं कर सकते ऐसा। हिरासत के विरुद्ध अभ्यावादन, ये क्या है, करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अपना क्या, रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि आपको गिरफ्तार किया गया है, तो वो इंसान भी तो क्या करेगा, अपने पक्ष में कुछ तर्क रखेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप क्या कर लेंगे, कि आप सीधा अपनी मर्जी से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अब कौन सा आया, आर्टिकल 23 और 4, ये क्या कहते हैं, 23 और 4 क्या कहते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने आर्टिकल दिए गए हैं, तो 2 आर्टिकल दिए गए हैं, 23 और 24। अब 23 क्या कहता है, 23 कहता है मानव व्यापार, बेगार, और क्या, बेगार का मतलब होता है बिना वेतन के किसी से काम करवाना, और क्या होता है, जबरन श्रम पर रोक, यानी कि एक तो मानव व्यापार नहीं करेंगे, यानी कि मानव तस्करी नहीं करेंगे, जो क्या होता है, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, उनकी क्या की जाती है, खरीद फरोख्त की जाती है। महिलाओं को क्या होता है, लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को क्या करते हैं, नौकरी के नाम पे, देखा होगा बहुत सारी लड़कियों को नौकरी के नाम पे झांसा दे के ले आते हैं, और फिर क्या करते हैं, वेश्यावृत्ति के लिए उनको बेच दिया जाता है, या फिर देवदासी के लिए। ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकते। ये सब क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें आर्टिकल 23 कहता है कि ये सब काम आप नहीं कर सकते, ये क्या है, प्रतिबंधित है। तो ये किसके खिलाफ है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ है। किसके, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ है। 24 कारखानों, और इसमें अपवाद क्या है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। सार्वजनिक कोई उद्देश्य है तो उसके लिए क्या कर सकता है, राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। ठीक है, अब 24 क्या कहता है, कारखानों, खानों या जोखिम भरे कार्यों में, जैसे कोई कारखाना है बड़ा, ठीक है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, और क्या है, जहां माइनिंग वगैरह होती है वहां जोखिम भरे कार्य होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको क्या है, नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि उनसे काम नहीं करा सकते हैं। और बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, इसके तहत क्या है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें संशोधन कब हुआ, 2016 में हुआ। और एक दूसरा कानून और है, किसके लिए, भारत सरकार कब लेके आई थी, 2006 में। सरकार ने घरेलू नौकरों, जो घर में काम करते हैं, ढाबों, होटलों आदि में बच्चों के काम करने पर क्या लगा दिया, 2006 से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कैसा, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, कह दिया कि बच्चे न ढाबों पे, देखा होगा आपने, प्लेट्स वगैरह धोते हैं, खाना वगैरह सर्व करते हैं, जो होटल वगैरह, रोड पे अगर आप हाईवे वगैरह पे जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल, 6 साल, 10 साल, वो सब क्या करते हैं, वही खाना बर्तन धोने का काम करते हैं। तो उसके लिए क्या कर दिया, 2006 का सरकार ने क्या बनाया, एक कानून बनाया, और उसके तहत क्या कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन अभी भी ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे अभी ये छुट्टी हो गई है इसलिए ये मेरा हाथ बटाने के लिए आ गया है,
ये हमारा भतीजा है, ये फलाना है, ढिमका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी भी क्या चल रहा है, बाल श्रम चल रहा है। अब आया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कौन सा है? 25 से लेके 28। ये क्या कहते हैं? 25 से लेके 28 आर्टिकल क्या कहते हैं? 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता देता है? अंतःकरण की। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, मतलब आप क्या कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, और क्या, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। किसका? आचरण करने, मतलब आपने आचरण में उसकी बताए हुए उसके नियमों को उतार सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। मान लो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, और उसमें कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या हमने अपने आचरण में उतार लिया। और फिर हम कह रहे हैं कि कोई बुक है हिंदू धर्म की, कोई किताब है, उसको हम पढ़ रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि इसको क्या करना चाहिए सारे लोगों को, कि सब लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत बहुत अच्छी चीजें दी हुई है। तो ये क्या हो गया? प्रचार करने का अधिकार। धार्मिक विश्वास और धार्मिक प्रथाएं दोनों शामिल है। प्रियम्बल भी कहता है, किसकी स्वतंत्रता देता है? विश्वास करने की स्वतंत्रता भी देता है। कौन देता है? प्रियम्बल देता है। तो इसमें भी क्या है? धार्मिक विश्वास, आप उसमें आस्था रख सकते हैं कि हम ये पाठ करेंगे या ये पूजा करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा ये काम बन जाएगा। तो वो क्या हो गया? आपका विश्वास हो गया। और धार्मिक प्रथाएं क्या हो गई? धार्मिक प्रथाएं जो व्रत वगैरह होते हैं जो चल रहे हैं, कि उनसे ये व्रत करोगे और ये पाठ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या है, इसकी स्वतंत्रता है कि आप कर सकते हैं। जैसे सिख धर्म में क्या है, कृपाण धारण करना, छोटा सा देखा होगा उनने, वो क्या तलवार लिए रहते, साइड से डाले रहते, तो वो धारण कर सकते हैं, लेकर चलना। इसके लिए कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये खतरनाक औजार क्यों लेके जा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या सिख धर्म के आचरण का अंग माना जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सिख धर्म को मान रहे हैं और उसमें जो दिया गया है उसके आचरण को धारण कर रहे हैं। व्याख्या, हिंदू शब्द में सिख मतलब जो हिंदू धर्म है उसमें कौन कौन शामिल है, तो सिख, जैन और बुद्ध शामिल है। कौन है? सिख, जैन और बौद्ध शामिल है। लोक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। क्या होना चाहिए, मतलब आप कुछ भी करिए, नैतिकता के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, यानी कि नैतिकता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और किसके? लोक व्यवस्था, यानी कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है सब लोगों के लिए, वो नहीं खराब होनी चाहिए। और किसी, मान लो कोई हॉस्पिटल है, उसके पास में आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे आपने बना के एक टेंट वेंट लगा के और कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, और वहां के क्या हो रहे हैं, मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब क्या है 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक एवं पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार। इसके लिए क्या कर सकते हैं, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उनका पोषण कैसे होगा, उसका अधिकार इनके पास है। धर्म संबंधी अपने कार्यों को स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। मान लो सिख धर्म है, उनके गुरुद्वारा वगैरह चलते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका मैनेजमेंट, उनकी कमेटी बनाई जाती है, उसके तहत वही लोग तो चलाते हैं, उनका मैनेजमेंट सब वही तो करते हैं, वही उसमें अपना चंदा देते हैं, जैसे भी डोनेशन देके, और सारी चीजें वही लोग मैनेज करते हैं। तो ये किस में दिया गया है, 26 में। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। मतलब क्या है, जंगलों की जो संपत्ति है उसको क्या करने का, अर्जन करने का स्वामित्व। जो ट्राइबल वगैरह है उनको क्या है, वो अपनी संपत्ति को अपने पास रख सकते हैं। जो लोग जंगल में निवास करते हैं उनकी संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब अगर ऐसी कोई संपत्ति है, जंगल वगैरह है, तो उसको क्या,
एक कानून के द्वारा ही प्रशासन करने का अधिकार है। ऐसे नहीं कर सकते कि किसी भी जंगल में जाके आप कहने लगो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब कौन सा आया? 27, 28 क्या कहता है ये? करों से मुक्ति एवं धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान। क्या कहता है? करों से मुक्ति एवं धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान। यानी कि 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स, मतलब कोई धर्म है उसको चलाने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके लिए किसी को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और राज्य करों का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं करेगा। राज्य को आप क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो क्या नहीं करेगा? राज्य उस टैक्स को पब्लिक हित में ही खर्च करेगा, ना कि किसके लिए? किसी धर्म का प्रचार करने के लिए राज्य खर्च नहीं कर सकता। ठीक। और क्या है? लेकिन सभी धर्मों के विकास हेतु कर सकता है। और कर पर रोक है, जो कि क्या है? फी पर नहीं, मतलब टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शुल्क लगा सकते हैं। अब शुल्क क्या होता है? शुल्क होता है जो आप जाते हैं किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहां की जो टिकट वगैरह लगती है उसके लिए हम कुछ पे करते हैं, तो वो फी होती है, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन इसके नाम पे क्या नहीं ले सकते? टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब क्या है? 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना पूर्णतः राज्य द्वारा, जो 100% जिसकी फंडिंग कौन करता है? राज्य करता है। उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पूर्णतः प्रतिबंधित है। और क्या है? राज्य द्वारा प्रशासित, मान लो कोई है राज्य द्वारा प्रशासित तो हो रहे हैं, लेकिन कोई ट्रस्ट चला रहा है उनको, ठीक, तो वहां पे क्या है? धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ठीक। मान लो कोई क्या है? हिंदू धर्म का कोई स्कूल है, ठीक है, या फिर मुस्लिम का कोई मदरसा है, उसको राज्य द्वारा प्रशासन तो प्रशासित कर रहा है राज्य, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया है? एक ट्रस्ट बनाया गया है, उसके द्वारा उसको बनाया गया। जैसे क्या है? जैसे क्रिश्चियन के स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें क्या है? प्रशासन तो है, लेकिन वो क्या है? वो उनके द्वारा बनाए गए, तो वो अपनी प्रेयर वगैरह क्या कर सकते? वो वहां पे बच्चों से करा सकते। उसके लिए क्या नहीं करेगा? राज्य उन पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्योंकि वो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्वैच्छिक आधार पर अनुमति है, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको बाध्य नहीं करेगा राज्य के आपको ये किताब पढ़ानी है धर्म की, ये नहीं पढ़ानी है। उस स्कूल की मर्जी है, वो पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, या इस धर्म की शिक्षा देनी है तो वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और कौन सा? 29 और 30। ये क्या कहता है? 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किसके? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। नागरिकों को, किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, कोई नागरिक है, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट जो 5 है जो नागरिकों के लिए है, एक बार फिर याद दिला देते, वो कौन कौन से? 15, 16, 19 और कौन सा? 29 और 30। तो इसीलिए यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है? नागरिकों को, मतलब नागरिक शब्द का जिक्र आया है। ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये केवल नागरिकों के लिए है। वो क्या कर सकते हैं? नागरिक किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा या लिपि को बनाए रखने के लिए उनको क्या है? कोई मान लो कोई
जनजाति है, ट्राइबल है, उनके क्या है, उनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, और क्या है, उनकी अपनी लिपि है, और क्या है, उनका अपना एक कल्चर है। उसको बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, वो क्या कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। ये अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 29 देता है। नहीं तो अगर वो उनका संरक्षण नहीं करेंगे, धीरे धीरे संख्या उनकी कम होती चली जाएगी और हो सकता है कि वो विलुप्त के कगार पर चली जाए। ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। तो इसलिए क्या किया गया, फंडामेंटल राइट में उनको एक अधिकार दिया गया। राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में केवल धर्म, मूलवंश, कैसा, केवल धर्म और क्या है, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या है, राज्य द्वारा, राज्य जिन स्कूल को पोषित करती है, उनको सहायता देती है, उन स्कूलों में आप किस धर्म से आते हैं, किस वंश से आते हैं, कौन सी भाषा बोलते, इस आधार पर क्या उन्हें एडमिशन लेने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो क्या हो जाएगा, उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। ये अधिकार अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक दोनों को उपलब्ध है। ये लाइन आपको याद रख लेनी है कि ये अधिकार जो है ना, वो अल्पसंख्यक के लिए भी है और किसके लिए भी है, बहुसंख्यक के लिए भी। तो ये आपको लाइन बहुत याद रखनी है, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन जाएगा कि कहेंगे कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 क्या कहता है, तो उसमें दे देंगे कि ये अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है केवल। तो आप यहाँ पे पढ़े हुए होंगे तो हो सकता है आप ये लगा दें, लेकिन ये किसका, दोनों को संरक्षण देता है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए ये क्या कराए गए, उपलब्ध कराए गए। अब कौन सा आया, 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। किसकी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक और भाषाई यानी कि अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसमें नोट में क्या लिखा है, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का क्या नहीं, परिभाषित नहीं किया गया है। देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें ऐसे पर्टिकुलर कोई शब्द दिया हुआ है और कहा गया है कि इसका क्या किया गया है कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, तो ये स्टेटमेंट मोस्टली गलत होता है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का जैसे अस्पृश्यता है, उसका स्पष्ट रूप से क्या नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि उसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो ऐसे ही क्या है, अल्पसंख्यक शब्द जो है ना, वो किसमें, संविधान में उसका स्पष्ट रूप से इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। और क्या है, राज्य सहायता देने में किसी संस्था के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मान लो हिंदू गवर्नमेंट है, ठीक है, यूपी की बात ले लेते, योगी जी है, ठीक है, अगर कोई हिंदू धर्म का स्कूल है उसको योगी जी क्या करे, ज्यादा पैसे दे दे, और कोई मुस्लिम मदरसा है उसको कम दे दे, या सिख है या जैनियों का है या बौद्ध का है या ईसाई का है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं और ये प्रूफ हो जाता है तो वो उनके खिलाफ कहा जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट का क्या किया, वायलेशन किया। तो वो चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा आर्टिकल है जिसकी बात कर रहे थे अभी, जिसको 1000 बार बोल दिया होगा कि इसके तहत आप कहां जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, इसको संविधान की आत्मा कहा था। तो अगर ये कई बार पूछा गया है और ये दोबारा से पूछा जा सकता है
कि बी आर अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की हृदय या आत्मा कहा था? तो कौन सा है? आर्टिकल 32। मूल अधिकारों के हनन पर सीधा कहां जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार वो कौन देता है? आर्टिकल 32। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? 32। यह संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। किसका भाग है? बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। ठीक, अब पूछा जाए कि आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है या नहीं। अभी तक कितनी बेसिक स्ट्रक्चर में 26 चीजों को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी, तो उसके तहत एक क्या है? आर्टिकल 32 भी है। राष्ट्रीय आपातकाल द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत। उसमें एक कौन सा आर्टिकल है? 359 है, जो क्या कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होगा, लेकिन 2 आर्टिकल को छोड़कर 20 और 21 इस और 32 भी निलंबित हो सकता है। अब क्या आया? 31 को तो क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है, तो वो तो क्या बना दिया? 300A में क्या संपत्ति का अधिकार बना दिया, क्या संवैधानिक अधिकार बना दिया, तो उसको हटा दिया गया है। अब आया 33 सशस्त्र बल व अधिकार। यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट तो हमें पता होना चाहिए। संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित और निरस्त करने की शक्ति है। किसकी? मूल अधिकारों को क्या करने की? सीमित या निरस्त करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये सब जो बल है ना, जो हमारे पुलिस फोर्स है, आर्मी है, या फिर कौन है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो गुप्त रूप से काम करती हैं, उनके क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट का क्या कर सकते हैं? उनको सीमित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मान लो कोई व्यक्ति आईवी का है, ठीक है, और उसको भेजा जा रहा है और उससे कहा गया है कि आप किसी को बताओगे नहीं, इवन अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं करोगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से ऑपरेशन पर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो कहेगा कि अरे हम क्यों नहीं बताएंगे, हमारी फैमिली है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर देश हित में है तो उसको किया जा सकता है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 33 कहता है। कोई अर्धसैनिक बल है, मान लो कोई आतंकवादी संगठन है, ठीक है, उसके ऑपरेशन पे उनको भेजा जा रहा है, और वो क्या कर दे? उस ऑपरेशन में जो प्लानिंग की गई है उसको क्या कर दे? अपने फैमिली को बता दे, और फैमिली वाले नहीं जानते, और उन्होंने क्या किया कि अरे ऐसे ऐसे हमारा बेटा वहां जा रहा है, ऐसे करके, और पता चला कि पूरा सीक्रेट लीक हो गया। तो उनको क्या किया जाता है कि वो नहीं बता सकते, उनको बिल्कुल कैसे रखना होता है? सीक्रेट रखना होता है सारी चीजों को। तो यहाँ पे वो ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप इसका वायलेशन नहीं कर सकते। तो ये संसद के पास क्या है? अधिकार है उनको सीमित करने का। अब क्या आया? आर्टिकल 34 और 35 मार्शल लॉ व विधि का निर्माण। 34 कहता है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू करने पर, क्या है मार्शल लॉ? क्या होता है? सैन्य शासन लागू होने पर मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? प्रतिबंधित हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आपने देखा होगा कि वहां पे मार्शल लॉ लगा रहता है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब में मार्शल लॉ लगते हैं, क्योंकि वो क्या है? बॉर्डर एरिया है, वहां पे आतंकवादी गतिविधियां चलती रहती है। तो वहां पे क्या लगा देते हैं, और अगर किसी पर शक होती तो उसके आधार पर उनको क्या किया जाता? उनको उठा भी लिया जाता है। अब क्या है? 35 मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है। आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकारों पर प्रभावी, मतलब
फंडामेंटल राइट पर कोई कानून बनाना है तो उसकी शक्ति किसके पास है? केवल संसद के पास है, ना कि किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सारे पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि संसद के पास है। अब क्या आया? 5 प्रकार की जो रिट जारी होती है जो 32 के तहत, उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या 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 कौन सी रिट क्या कहती है। ये क्या देती है? रिट जारी करने की विशेषाधिकार शक्ति कहां से ली गई है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से लिए हमने? ब्रिटिश से लिए। कौन से कानून से लिए? ब्रिटिश कानून से लिए। मोस्टली जो कानून है ना वो कहां से है? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, वो कौन थे? ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश कानून से ही बहुत सारी क्या शक्तियां ली हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये क्या कहता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका इंग्लिश टर्म्स भी आपको याद रख लेना है कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होना है। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु। अवैध रूप से किसी व्यक्ति को क्या कर लिया? हिरासत में ले लिया। अब उसको किसके? जुडिशरी के सामने सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। ये कौन सी रिट में दिया गया है? हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस शब्द का भी मतलब है प्रत्यक्ष, मतलब न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति का खड़ा होना। ठीक। अब क्या है? परमादेश, मैंडवस, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम आदेश देते हैं। परम आदेश, क्या? परमादेश। ठीक। अब इनके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, उनको भी पढ़ लेंगे। तो इसका पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण का इसका क्या अपवाद क्या है? सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध ये है। किसके विरुद्ध है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो किसके विरुद्ध है? सार्वजनिक और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध है। और अपवाद क्या है? कानूनी हिरासत, विधायिका और न्यायालय की अवमानना। अगर ये सब है तो भी किया जा सकता है क्या? उनको अरेस्ट किया जा सकता है। परमादेश, हम आदेश देते हैं सरकारी अधिकारी को उसके कानूनी और आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने के लिए। मान लो कोई सरकारी मुलाजिम है, उसको क्या जुडिशरी ने आदेश दिया है, तो क्या करेगा? उस आधिकारिक कर्तव्य को मानना पड़ेगा। ये कौन कहता है? परमादेश, यानी कि मैंडवस। अब क्या है? सार्वजनिक निकायों, अधिकारियों, निचली अदालतों, जो सार्वजनिक निकाय हैं उनके जो अधिकारी हैं, और क्या है? निचली अदालतें हैं। और इसमें अपवाद क्या है? निजी व्यक्ति, गैर संवैधानिक और विवेकाधीन कार्य, और क्या? राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये क्या है? ये इसके दायरे में नहीं आएंगे, यानी कि इनको आदेश नहीं दिया जाएगा। किसको? निजी व्यक्ति को नहीं दे सकते। किसको दे सकते? केवल सरकारी व्यक्तियों को दे सकते। और किसको? जो गैर संवैधानिक है, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको नहीं दे सकते, क्योंकि ये वहां पे मान्य नहीं होगा। अब क्या है? प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन, रोकना या मना करना। प्रतिषेध है, आपने देखा होगा ये शब्द बहुत जगह लिखा रहता है कि ये प्रतिषेध है, यानी कि इस तरफ जाना मना है। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या? अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से रोक लगाना। इसका मतलब क्या है? मान लो ये एक एरिया है, ठीक, इधर तक सुप्रीम कोर्ट तो पूरे कहीं भी जा सकते हैं। ये हाई कोर्ट है, ठीक है। कौन है? हाई कोर्ट है। अब क्या हाई कोर्ट ने कहा अधीनस्थ न्यायालय को, यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं, इन सबको बोला कि आप इसके इधर नहीं जा सकते, इसके इधर नहीं जा सकते। और अगर वो जा रहे हैं तो क्या उधर क्या कर दिया जाएगा? फिर ये रिट जारी कर दी जाएगी, प्रतिषेध लगा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब जाने से मना कर दिया जाएगा। अब ये क्या है? ये केवल न्यायिक और क्या अर्ध न्यायिक
जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी प्राधिकारियों के विरुद्ध है, ये प्रशासनिक और निजी के विरुद्ध नहीं है। ये वाली जो रिट है प्रोहिबिशन, ये केवल जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी के ही विरुद्ध लगाए, उन्हीं के वहां पे काम करेंगे, यानी कि उन्हीं पर लगाए जा सकते हैं, निजी व्यक्तियों या किसी अन्य के लिए ये रिट नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिषेध जो रिट है यानी कि प्रोहिबिशन रिट है वो किनके लिए, निजी यानी कि प्राइवेट के लिए भी जारी की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, उनके लिए जारी नहीं की जा सकती है और प्रशासनिक व्यक्तियों के लिए भी नहीं की जा सकती है। तो ये याद रख लेना, बाई चांस क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको लगेगा कि ये तो सबके लिए, दो सबके लिए हैं तो ये भी होगा, तो ऐसा नहीं है। अब कौन सा आया, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है, प्रमाणित होना यानी कि सूचित करना। क्या करना, सूचित करना। ये क्या कहती है, अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में क्या करना, स्थानांतरित करने या निर्णय को रद्द करने हेतु। कौन सी, उत्प्रेषण। अब ये क्या कहती है, कोई अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें कोई 5 साल से कोई मामला क्या है, लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है, तो उसको क्या करने का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, ये कहते हैं कि इसको किसी अन्य न्यायालय में क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। और उन्होंने कभी कभी देखा होगा, आपने सुना होगा कि किसी ने, जिला जज है ना, वो जिला न्यायालय है, उन्होंने क्या किया है कि किसी व्यक्ति को किसी केस में फांसी की सजा सुना दी और फिर वो क्या किया, उन्होंने हाई कोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां से क्या हो गए, वो बरी हो गए, यानी कि अपने दोष से मुक्त हो गए। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या होता है, जो जिला न्यायालय होते हैं वो कभी कभी किसी व्यक्ति को बरी कर देते हैं और जिसने उसके खिलाफ क्या किया है, मुकदमा किया है, वो किसी और कोर्ट में जाता है और वहां से उसको क्या कर देते हैं, सजा दिला देते हैं। तो ये किस में दिया है, ये दिया है उत्प्रेषण में। अब इसमें क्या है, न्यायिक, अर्ध न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। किसके, ये कोई न्यायिक कोई व्यक्ति है या फिर अर्ध न्यायिक है या फिर प्रशासनिक है, जैसे क्या है, प्रतिषेध में क्या था, प्रशासनिक और निजी के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती थी, तो ये प्रशासनिक के विरुद्ध तो जारी की जा सकती है, लेकिन किसके, निजी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो उत्प्रेषण रिट जो है वो निजी के विरुद्ध जारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, तो आपको याद रख लेना है कि निजी के विरुद्ध नहीं की जा सकती है, न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या की जा सकती है, जारी की जा सकती है। और क्या है, अधिकार परीक्षा, कोशो वारंटो, ठीक है। अब ये क्या कहती है, किसी अधिकार से, किससे, किसी अधिकार से किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हथियाने की वैधता की जांच करता है। कोई व्यक्ति है, उसने किसी जॉब कर रहा है, कोई सार्वजनिक नौकरी कर रहा है यानी कि सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उससे पूछा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसका क्राइटेरिया था उसको आपने फुलफिल किया है या नहीं किया है, कि ऐसा तो नहीं है कि फर्जी तरीके से, मान लो किसी में पूछा गया है कि आपका ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, साइंस यानी कि मैथ्स में होना चाहिए, अब वो व्यक्ति किससे, बायोलॉजी से, अब उसने क्या किया कि कुछ 3-5 करके यानी कि कुछ फ्रॉड करके उसने उसमें अपना क्या कर लिया, सिलेक्शन ले लिया, तो उसकी जांच के लिए कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अधिकार परीक्षा रिट जारी होगी, ठीक है, और उसके तहत उस व्यक्ति की क्या होगी, उसकी जांच होगी और इसके लिए वो मना नहीं कर सकता है, ठीक। अब इसमें अपवाद क्या है, सार्वजनिक इसमें क्या है कि सार्वजनिक पदों के विरुद्ध यानी कि सरकारी नौकरी वगैरह जो होती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी नौकरियां होती हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। और अपवाद क्या है,
मिनिस्टर के ऑफिस या निजी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक, कोई मंत्री है उसके विरुद्ध नहीं होगा, और किसके, कोई निजी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें किस हिसाब से हुआ है, उसमें वो योग्यता है या नहीं है, वो क्या देखते हैं, निजी में तो परफॉर्मेंस देखते हैं, ना कि उससे रिलेटेड क्या देखते हैं, योग्यता की जरूरत नहीं होती है कि आपने मैथ से किया है या बायोलॉजी से किया है या फिर ह्यूमैनिटीज से किया है। वो ये देखते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज है या नहीं, तो ये किसके, प्राइवेट के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है। अब क्या है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट। अब इसमें अंतर भी जान लो। आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा है तो इसके पास बहुत ज्यादा अधिकार होंगे, लेकिन आर्टिकल